हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट एक्सेस करने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, आपके सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो, आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से डेवलप हो और आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। बट साथ ही साथ आप लोग इस नॉलेज का इस्तेमाल कर अपने करियर्स में अच्छा कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर जाएं एंड देश की तरक्की और उन्नति में आप लोगों का भी अपना एक योगदान हो, आप लोगों का भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट सेशन तक हम बात कर रहे थे क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसकी हमारी जो NCERT की किताब है उसके चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है योगा एंड इट्स रेलेवेंस इन द मॉडर्न टाइम। इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में हम लोगों ने सूर्य नमस्कार तक बातचीत कर ख़त्म करी थी। आज उसी के आगे हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और आज से हम लोग बातचीत शुरू करेंगे वेरियस तरीके के आसनों के बारे में। वेरियस तरीके के जो आपके योग के आसन वगैरह होते हैं उनका आज से हम लोग अपना डिस्कशन वगैरह शुरू करेंगे कि जो आपके मेजर आसन हैं जनरली जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, कैसे उनको किया जाता है, क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या उनके डूज़ हैं, क्या उनके डोंट्स हैं और किन लोगों को उनको नहीं करना है, किन लोगों को करना है, करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी है वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातचीत आज के सेशन में करनी है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन हमारा क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 6 योगा एंड इट्स रेलेवेंस इन द मॉडर्न टाइम्स। और उसमें आज बात करने वाले हैं जिस थीम की वो है योगासन। अब ये जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे हमको आसन वगैरह डिस्कस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम लोग पार्ट्स वगैरह में जो है पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के लिए सीखने में भी सहूलियत रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रास्प कर सकें और सारे के सारे आसन वगैरह जो हैं फिर ना सिर्फ आप उन्हें याद रख सकें बट साथ ही साथ आप उनकी मदद से उनकी प्रैक्टिस भी शुरू करें और अल्टीमेटली अपनी लाइफ में योग का जो एक मैजिक होता है उसकी मदद से वेलबींग, कंसंट्रेशन, फोकस, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड सबसे बड़ी बात ब्लिस लेकर आए। चले अब शुरू करते हैं। तो जो पहला आसन हम लोगों को आज के सेशन में पढ़ना है उसका नाम है ताड़ासन। बहुत अच्छा आसन माना जाता है हाइट वगैरह बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी ग्रोथ वगैरह के लिए, प्लस साथ ही साथ कंसंट्रेशन या फोकस को इंप्रूव करने में भी इसका काफ़ी योगदान माना जाता है। तो ताड़ासन जो है इसको ताड़ासन बोला इसलिए जाता है क्योंकि एक आपका जो ट्री होता है, ताड़ का जो आपका पेड़ होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में पाम ट्री बोलते हैं, उसके नाम पर इसका नाम जो है ताड़ासन रखा गया है। इसकी वजह यह है कि इस आसन में जो आपका फाइनल पोस्चर होता है, आपकी जो फाइनल पोजीशन होती है, वो फाइनल आप जिस पोस्चर में या पोजीशन में खड़े हुए हो वो बेसिकली वो एकदम इरेक्ट होती है। आपका पूरा का पूरा बॉडी जो है एक पाम ट्री जैसे रहता है, एक आपका जो ताड़ का पेड़ है जिसके तरीके जैसे वो खड़ा हुआ है इरेक्ट एकदम, उसमें इधर उधर कोई झुकाव वगैरह नहीं होता, लगभग उसी तरीके से आपकी बॉडी जो है इरेक्टेड पोजिशन में खड़ी रहती है। इसलिए उस बिहाफ पर इस पर्टिकुलर आसन का जो नाम है वो ताड़ासन रखा गया। अब इसमें किया क्या जाता है, किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैंड विथ योर फीट 2 इंचेस अपार्ट। आपकी जो पैर हैं या आपके जो पैरों की फीट्स हैं उसमें कम से कम 2 इंचेस का डिस्टेंस रखकर आपको इसके लिए खड़ा होना है। उसके बाद में इनहेल एंड रेज योर आर्म्स अप टू द शोल्डर लेवल, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड टर्न द रिस्ट आउटवर्ड्स, रेज द हील्स ऑफ द फ्लोर। यानी कि अब आपने इसमें करना ये होता है कि आप अपने जो फीट्स हैं उसके बीच में 2 इंच का डिस्टेंस बना के खड़े हो गए। इसके बाद में आप अपने कंधों के लेवल तक जो है हाथों को लेकर आते हैं और इस तरीके से खोलते हैं और इनको ऊपर की तरफ उठाते हुए आप सांस लेना शुरू करते हैं। जब आपके हाथ ऊपर पहुंच जाते हैं उसके बाद में आप अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करते हैं और इंटरलॉक करके यूं जितना आप ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं जाते हैं और इरेक्ट करते हैं। ठीक है जी, इसको याद रखना है। आपको इनहेल करते हुए, सांसें लेते हुए अपने कंधों तक जो है हाथों को लेकर आना है और इसके बाद में आप इनको ऊपर लेकर जाते हैं। लेकर जाने के बाद में अल्टीमेटली जब आपके हाथों की उंगलियां मैच करने लगती हैं तो इनको इस तरह से इंटरलॉक करते हैं और उसके बाद में ऊपर की तरफ में इनको उठाते हैं। तो रेज द इनहेल करते हुए, सांसें लेते हुए, इंपॉर्टेंट बात है, सांसें लेते हुए करना, बिना सांस लिए नहीं करना है। सांस लेते हुए जो है अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और इंटरलॉक करते हुए फिंगर्स को आपकी रिस्ट जो है इनको आउटवर्ड्स बाहर की तरफ लेकर जाना है और इस तरह से इस पर्टिकुलर पोस्चर में आपको खड़े होना है। अब जब आप इस तरीके से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक
कर सर के ऊपर लेकर एक सर्टेन आप एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा चुके हैं, इससे ऊपर अब आप नहीं जा सकते, तो उसके बाद में आपने साथ ही साथ आपके जो पैर हैं आपको अपनी जो हील्स वगैरह है उनको रेस करना है इस तरीके से कि आप अपने जब एकदम जो पैर के आगे का हिस्सा है, आपका जो पैर का पंजा है, उसके ऊपर जो है आप खड़े रहें और उसके बाद में आपको बैलेंस बनाना है। देखिए जैसे ये महिला खड़ी हुई है, इस तरीके से आपको जो है बैलेंस बनाना है। हील्स के बेसिस पर आपके जो टोज वगैरह हैं उसके बेसिस पर आप खड़े हुए हो, आप एकदम क्या बोलते हैं ऐसे आपके पंजों पर खड़े हुए हो, आपके दोनों हाथ ऊपर की तरफ इंटरलॉक्ड हैं और एकदम इस तरीके से एक इरेक्ट पोजीशन में आपने जो है अपना बैलेंस बनाकर रखना है जितनी देर तक आप रख सकें। उसके बाद में अल्टीमेटली फिर आपको अपने हाथ जो हैं नीचे की तरफ लेकर आने हैं। जनरली कई लोग जो हैं वो हाथों को ऐसा भी रख लेते हैं, जैसे आपका ये इंटरलॉक आपने बना लिया, अब एकदम आप इस इरेक्ट पोजीशन में खड़े हुए हो इस तरीके से अपने दोनों हाथों को ले जाके जब आप अपने हाथों को नीचे लाते हो, जनरली लोग ये करते हैं कि अपने हाथ इस तरह से नीचे कर लेते हैं, बट ऐसा किया नहीं जाता। बोला जाता है कि आप जब हाथों को नीचे ला रहे हो तब आपको हाथ थोड़ा सा जो है सर के ऊपर रखने चाहिए और हल्का सा पुश करना चाहिए, इससे आपकी एकाग्रता या फिर आपके फोकस पर अच्छा असर पड़ता है, इसलिए बोला जाता है। तो आप चाहें तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस तरीके से आपका इंटरलॉक जब तोड़ेंगे तो आप अपने हाथों को नीचे भी ला सकते हैं। अल्टीमेटली इस तरीके से आप अपने हाथों को यूं लाते हैं और उसके नीचे ले आ सकते हैं, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, ऐसे इंटरलॉक की पोजीशन में आप अपने दोनों हाथों को वापस लाके ऐसे आपके जो ये आपके जो पंजे, आपके जो हथेलियां हैं, इनको आप अपने सर के ऊपर रख के हल्का सा पुश करें, उसके बाद में नीचे लेकर आएँ। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका फोकस जो है वो इंप्रूव होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपने 2 फीट अपार्ट खड़े होकर अपने जो पैर हैं उनमें 2 इंचेस वगैरह का डिस्टेंस रखना है। अपनी जो दोनों फीट्स हैं उनको 2 इंचेस के डिस्टेंस पर रखना है। एंड उसके बाद में सांसें लेते हुए सर आपके जो दोनों हाथ हैं उनको ऊपर की तरफ लेकर जाना है, उंगलियों के बीच में इंटरलॉक करते हुए इनको बाहर की तरफ लाना है, सर के ऊपर आपको ले जाके एकदम इरेक्ट पोजीशन में खड़ा होना है। इसी वक्त में आपके जो है आपको अपने पंजों पर खड़ा हो जाना है और उस पर आपका बैलेंस वगैरह बनाकर रखना है। एक्सहेल करते हुए, सांसें छोड़ते हुए धीरे 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 अपने हाथों को नीचे की तरफ लेकर आना है और साथ ही साथ अपना जो इंटरलॉक है उसको छोड़ देना है और उसके बाद में रिलैक्स करके आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहना है और उसके बाद में फिर से रिपीट करना है। बहुत सिंपल और आसान है, करना चाहिए, इसके बहुत फायदे होते हैं। हालांकि अब इसमें डूज और डोंट्स वगैरह जो है उसकी बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये कि आपको बहुत स्लोली और डीपली ब्रीथ करना है। स्लो और डीप ब्रीथ का मतलब होता है जितना हो सके उतनी ज्यादा सांसें खींचनी है। स्लो एंड डीप ब्रीथ और आपका जो नॉर्मल ब्रीथ होती है या फिर आपका जो फास्ट ब्रीथ होती है उसमें डिफरेंसेस ये होते हैं। अब ये जो है ये नॉर्मल ब्रेथ नहीं है, मगर ये थोड़ा सा फास्ट ब्रेथ है। स्लो एंड डीप का मतलब है कि जितना लंबी सांस खींच सकते हो, जितना देर तक खींच सकते हो उतना, जैसे ये अब यहाँ पर जितना मैं खींच सकता हूँ, जितना मेरे लंग्स की क्षमता है और आराम से जितना खींच सकता हूँ, ये आपकी स्लो एंड डीप ब्रेथ कहलाती है। तो आपने बहुत स्लोली और बहुत डीपली ब्रेथ करना है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि हाथ उठाते वक्त आपने इनहेल करना है, हाथ नीचे लाते वक्त आपको एक्सहेल करना है। इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको स्ट्रेस देना है। ये नहीं करना है कि पता चला आप इसका उल्टा कर दें, हाथ उठाते वक्त आप सांसें छोड़ रहे हैं, हाथ नीचे लाते वक्त आप सांसें लेने लगे, तो पूरा प्रभाव ही गलत हो जाएगा, उसका फिर कोई सेंस नहीं बनता। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। श्वास का अंदर जाना और श्वास का बाहर जाना, जिस गतिविधि या जिस प्रक्रिया के साथ आसन में बताया गया है उसको उसी गतिविधि या उसी प्रक्रिया के साथ में करना है। सपोज कर लीजिए उसकी दूसरी गतिविधि या दूसरी प्रक्रिया के साथ में आपने वो श्वासों का अंदर बाहर लेना अगर इंटरचेंज कर दिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो कुल मिला के उसका कोई खास फिर असर जो है उस तरह से नहीं पड़ेगा जिस तरह से पड़ना चाहिए, वो प्रभाव नहीं आएगा निकल के। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो ब्रेथ है वो एकदम स्लो एंड डीप होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात ये कि ऊपर की तरफ हाथ जाते वक्त अपने आप को इस ताड़ की तरह इरेक्ट पोजीशन में लाते वक्त तक आपको जो है सांस गहरी लेनी है, फिर पकड़ के रखनी है। उसके बाद में जब आप वापस अपने आप को नॉर्मल पोस्चर में ला रहे हो तब जो है वो सांस छोड़नी है। हाथ आप नीचे की तरफ ला सकते हो, चाहो तो ऐसे ले आओ, चाहो तो रख कर लाओ। रख कर लाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सर के ऊपर, क्योंकि इससे एकाग्रता वगैरह बढ़ती है। अब यहाँ पे जब आपने पैरों को उठाना है और इस तरीके से जब आप अपने पंजों के बल पर बैलेंस बनाओगे अपनी बॉडी का, तब आपने को एक बात का ध्यान रखना है कि झटका नहीं लगना चाहिए। एक होता है आप यूं इस तरह से झटके से उठ जाओगे, ऐसे झटके से नहीं उठना, आपको बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है अपने फीट्स वगैरह पे के ऊपर उठना है, अपने दोनों पंजों के ऊपर जो है आपको उठना है। ठीक है जी, याद रखिएगा इस बात को। अपने जो टोज वगैरह हैं इनके ऊपर जब आप आओगे तो इसके ऊपर आपको बैलेंस वगैरह बहुत धीरे 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 बनाना है, एकदम से जो है झटके से नहीं उठना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अगर आपके नीज में पेन होता है, अगर आपको एंकल में कोई इंजरी लगी हुई है तो फिर आप जो है इस चीज को ना करें तो ठीक रहेगा। अगर आपकी नीज वगैरह में कोई दिक्कत है, घुटनों में पेन है, या फिर अगर आपके एंकल वगैरह दर्द कर रहे हैं, उसमें कोई इंजरी वगैरह लगी हुई है, तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो फिर ताड़ासन वगैरह करना बहुत फायदेमंद है। अब क्या फायदेमंद है, क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं, थोड़ा
सा उस पर बात कर लेते हैं। दिस आसन स्ट्रेचेस द मसल एंड नर्व्स देयर बाय इंप्रूव्स फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। सबसे ये आसन क्या कर रहा है आपके लिए, आपके जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच कर दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेचिंग तो इसमें हो ही रही है, अपन को दिख रहा है। हाथ ऊपर ले जाके एकदम इरेक्ट पोजीशन में खड़े रहोगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी में एक टेंशन आ जाता है। अब टेंशन आ जाता है, उसके चलते आपकी मसल्स तो इरेक्ट हो ही रही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो ये जो आसन है ये आपकी मसल्स और नर्व्स वगैरह को स्ट्रेच करता है। मसल्स के स्ट्रेचिंग के साथ में, क्योंकि पूरा आपका जो नर्वस सिस्टम वगैरह है, सारी की सारी नर्व्स वगैरह मसल्स में इंबेडेड है, तो अल्टीमेटली आपके जो नर्व्स हैं इनकी भी स्ट्रेचिंग हो जाती है, देयर बाय इंप्रूविंग फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। अब क्योंकि पूरा का पूरा शरीर आपके दिमाग के नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, मसल स्ट्रेच हो रही हैं, तो एक तरीके से आपका वार्म अप भी हो रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जा रहा है बॉडी का, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। दूसरा ये कि आपके नर्व्स वगैरह स्ट्रेच हो रही हैं तो उनकी भी जो है फंक्शनिंग पर असर पड़ेगा, तो ओवरऑल आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर इसका असर आपको देखने को मिलता है। वेरियस सिस्टम्स वगैरह जो है आपकी बॉडी के, उस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता हुआ समझ में आता है। दूसरी चीज ये कि इससे आपकी मसल्स वगैरह स्ट्रांग बनती हैं एंड आपके टोज वगैरह जो है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि बार बार अगर आप अपने टोज वगैरह पे इस तरह से उठोगे, बार बार अगर आप ये कर रहे हो कि अपने टोज वगैरह जो हैं इसके ऊपर इस तरीके से आप खड़े हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो पैर का ये वाला हिस्सा है इसमें काफी ज्यादा मजबूती आती है। खासतौर पर ये हिस्सा जो है काफी ज्यादा मजबूत होता है, काफी ज्यादा सशक्त होता चला जाता है। तो ये भी एक बात है कि ये आपके टोज वगैरह जो हैं उनको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द यंग ग्रोइंग चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे हैं जिनकी हाइट वगैरह अगर नहीं बढ़ रही है तो, या फिर वो चाहते हैं उनकी हाइट वगैरह एक सर्टेन लेवल तक जाए, तो उसके लिए भी जो है आप या तो बास्केटबॉल खेल लें, उससे हाइट वगैरह काफी बढ़ती है, नहीं तो फिर आप ये ताड़ासन वगैरह कर सकते हैं। दोनों करें, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यंग और ग्रोइंग चिल्ड्रन जो है उनकी हाइट को इंक्रीज करने में ये पर्टिकुलर आसन जो है एक बूस्टर का काम करता है। इट हेल्प्स फॉर द पेशेंट्स ऑफ साइटिका। इसके अलावा अगर साइटिका की समस्या है, साइटिका की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है 30, 40, 45 के बाद में, और अगर आपने शरीर का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा तो 30 के आसपास तक फिर साइटिका की समस्या दिखने लगती है। साइटिका का जो प्रॉब्लम होता है इसमें काफी उसका पेन बड़ा तकलीफदायक होता है। तो जिनके पेरेंट्स वगैरह का होगा, अगर जिनको पता है, जिन्होंने इसका नाम सुना, उन्हें पता होगा कि काफी प्रॉब्लम होती है, खूब दवाइयां खाना पड़ती हैं। तो साइटिका वगैरह के पेन में उनके पेशेंट्स वगैरह को भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से ये अपना ताड़ासन जो है ये होकर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है अब अपन लोग बातचीत करेंगे वृक्षासन के बारे में। चलें देखते हैं इसे। जो नेक्स्ट जो अपने को आसन पढ़ना है इसका नाम है वृक्षासन। अब ये जो वृक्षासन है इसका नाम वृक्षासन क्यों पड़ा, पहले तो ये देख लेते हैं। वृक्षासन में ये जो वृक्ष शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पेड़। अब क्योंकि इस आसन में जो फाइनल पोजीशन बनती है साधक की वो एक स्टिल स्टैंडिंग पोजीशन है, जो कुछ हद तक आपके एक पेड़ की तरह जो है रिजेंबल करती है, एक पेड़ को रिजेंबल करती है, इसलिए उस शेप के बेसिस पे इसका नाम जो है वो वृक्षासन दे दिया गया। बात समझ में आ रही है? वृक्षासन को वृक्षासन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें साधक की जो फाइनल पोजीशन बनकर तैयार होती है स्टिल स्टैंडिंग पोजीशन। स्टिल स्टैंडिंग पोजीशन का मतलब फाइनल पोजीशन जिसमें जाकर वो थोड़ी देर अपने शरीर को उस पर्टिकुलर पोजीशन में या उस पर्टिकुलर आसन में रोकता है। उस पर्टिकुलर पोजीशन जो है आपको एक पेड़ की शेप की तरह दिखती है, और क्योंकि वो पेड़ के शेप की तरह दिखती है और पेड़ के लिए जो आपका शब्द इस्तेमाल होता है संस्कृत में वो वृक्ष है, तो वृक्ष या वृक्ष से आपका वृक्षासन या वृक्षासन बनकर तैयार हो जाता है। अब ये करते कैसे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। इसमें किया ये जाता है कि आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं दोनों फीट्स वगैरह पर इस तरीके से कि दोनों पर बराबर वजन जाए, इक्वली आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, और लगभग 2 इंचों का डिस्टेंस जो है आपकी फीट्स वगैरह पे के बीच में, आपके दोनों तलवों के बीच में आपको रखना होता है। इसके बाद आप आगे की तरफ में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस कर लें। जैसे अगर मैं यहाँ पे सामने खड़ा हुआ हूँ तो सामने मेरे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या वॉल है, लेट से मेरी आंखों के बीच की सीध में अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी पॉइंट है, कोई भी चीज है, उसके ऊपर अगर मैंने अपने आप को फोकस कर लिया तो आपको भी इसी तरीके से पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर चीज पे जो इस तरीके से हो कि आपके दोनों आंखों के बीच की सीध में होनी चाहिए, उसके ऊपर आप फोकस कर लीजिए। उसके बाद में बेंड द राइट लेग एंड प्लेस, उसके बाद में एक्सहेल, बेंड द राइट लेग एंड प्लेस द फुट इनसाइड द लेफ्ट थाई, द हील शुड बी टच टू द पेरिनियम। अब इसके बाद में आपने जब एक बार फोकस कर लिया, आपके फ्रंट में कोई एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो आपके दोनों भावों के बीच में या दोनों आपकी आंखों के बीच में जो हिस्सा बनता है उसकी सीध में पड़ता हो, उसके बाद में आपने करना यह है, आपने सांस छोड़नी है। सांस छोड़ते हुए अब आपने सीधा वाला पैर जो है उसको मोड़ना है और उल्टे वाले पैर की थाइज वगैरह का जो आपका एकदम हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर ले जाकर
टच कर देना है। जैसे इसमें इन लेडीज वगैरह ने कर रखा है कि आपने अपने अभी फिलहाल ऊपर के पोस्चर को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ नीचे फोकस करें। आपने अपना राइट वाला जो पैर उठाया है, इसको उठाकर इसका जो ये नीचे का हील है वो आपने लेफ्ट वाले थाई के जो सबसे हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है, उस हाईएस्ट मोस्ट पोर्शन है, इंटीरियर का आपका जो पोर्शन है, उसमें जाकर आपने रख दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो हील है वो आपके पेरिनियम से टच होना चाहिए। पेरिनियम का मतलब जहां से आपका पैर वगैरह शुरू हो रहा है, जितना ऊपर तक आप टच कर सकें उतना ऊपर तक आपको इसको टच करना है। इसके बाद में अब आपने करना यह है कि अपने सांसें खींचनी है। अब आपने इनहेल करना है, अपने सांस अंदर की तरफ लेनी है, धीरे धीरे डीपली आपने ब्रेथ करना है और अपने दोनों हाथों को अब इस पर्टिकुलर पोजिशन में ऊपर की तरफ लेकर जाना है और नमस्कार की मुद्रा में ऐड कर देना है। ठीक है जी, तो वही लिखा है, इनहेल एंड एक्सटेंड द आर्म्स अप एंड ज्वाइन द पाम्स इन नमस्कार मुद्रा। तो दोनों अपने हाथों को उठाना है और एक्सटेंड करते हुए आर्म्स को, आपके दोनों जो पाम्स वगैरह उनको नमस्कार मुद्रा में जोड़ देना है। अब ये जो पर्टिकुलर आपकी पोजीशन बन गई है, एक पेड़ की तरह जो है बनती है, इसलिए उसको वृक्षासन बोला जाता है। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो है आपने 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर आप रोक सकें उतनी देर आप रोकें और उसके बाद में फिर अल्टीमेटली आप एक्सहेल करते हुए धीरे 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 सांस छोड़ते हुए अपना जो सीधा वाला पैर है जिसको आपने यहां पर टिका के रखा हुआ है उसको धीरे से जमीन पर लाके रखें, रिलैक्स करें और उसके बाद में आप पूरा का पूरा आसन जो है रिपीट करें। इस बार आपका जो उल्टा वाला पैर है उसे उठा के राइट वाली थाई के पेरिनियम में जो है आपको अपनी जो फीट है उसको आपने, या फिर आपकी जो हील है उसको आपने रख देना है और इसी तरीके से सांस लेते हुए फिर जाके इसी पोस्चर में जाके इसी पोस्चर को आपने पकड़ लेना है। ठीक, अब ये देखने में कितना आसान लग रहा होगा, मैं आप लोगों को सलाह देता हूं, आप लोग इसको करके देखिएगा। बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। अब ये देखने में इतना आसान लग रहा है कि इसमें क्या है, आपने यूं एक पैर उठाया, उसको दूसरे की थाई पे रख दिया ऊपर के इलाके में, या दूसरा पैर उठाया उसको इसकी थाई में रख दिया और यूं आप जो है इस तरह से खड़े हो गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरी आप लोगों से इल्तजा रहेगी, एक गुजारिश है मेरा, आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि आप भाई इसको कर देखें। इनफैक्ट चाहें तो अभी वीडियो रोक कर पॉज कर आप इसे कर देख सकते हैं। बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है, कई लोग बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ जाता है, ये तो बहुत आसान चीज है, इससे क्या फायदा होगा। बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है जब इस तरीके से आप सांस वांस रोक के एक पर्टिकुलर टांग पे दूसरी को बैलेंस करते हुए खड़े हैं। शुरू में काफी दिक्कत लगती है, काफी अभ्यास होता है। इससे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की बैलेंसिंग भी जो है फिजिकल एज वेल एज मेंटल बहुत बढ़िया होती है। दोनों पैरों पर इस तरीके से अपना बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश करिएगा। यू विल बी सरप्राइज्ड अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, अगर आपने इसका अभ्यास नहीं किया है, कि बैलेंस बना के रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसमें शुरू में। ऑब्वियस सी बात है, जब आप प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो फिर तो धीरे धीरे बैलेंस बनने लगता है। बट एकदम बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं, बहुत आसान लगता है देखने में बट इतना आसान होता नहीं है। जब मैंने शुरू किया था ऐसे करना तो मुझे पता था कि 5-7 सेकंड भी जो है आप खड़े नहीं हो पाते, वो बॉडी हिलने लगती है, दिक्कत होती है। इसलिए आई लाइक टू एडवाइज कि अगर कोई चाहे तो इसको कर देखे एंड दे विल बी शॉक्ड कि इतना आसान होने के बाद में भी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो किस तरीके से आप हिल रहे हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हिल रहे हैं उतना ज़्यादा आपका शरीर अभी अस्वस्थ है, उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा योग और ज़्यादा ध्यान और रखने की ज़रूरत है। तो अपने शरीर का उतना ध्यान रखें। चलें, तो इस तरीके से जो है आपको इसको रिपीट करना है। एक बार सीधे पैर से भी करेंगे ऐसे, एक बार उल्टे पैर से भी करेंगे। इस तरीके से फिर आप जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें। एक नॉर्मली होता है 15-20 बार अगर आप इसे रिपीट कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। इसके बड़े अपने एडवांटेजेस होते हैं, इसके भी अपने कुछ फायदे वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है। अब कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स वगैरह हैं इस पर्टिकुलर आसन के बारे में भी, उनके बारे में भी अपन को बातचीत करना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये कि नॉर्मल ब्रीथिंग शुड बी कंटिन्यूड इन द फाइनल पोस्चर। यहां पर आप अल्टीमेटली जब आप इनहेल करते हुए सांस लेकर ऊपर आके खड़े हो गए तो रोक नहीं लेना है सांस को, आपने नॉर्मली जो है ब्रीथ करते रहना है। ना अब आपने फोकस करना है कि बहुत आपकी गहरी सांसें आप अंदर ले रहे हो, ना सांसें रोक के खड़े रहना है, ना सांसें छोड़ते रहना है। नॉर्मल जिस तरीके से आपके, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब इस वक्त मैं ब्रीथ कर रहा हूं बट मेरी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है उस तरफ, या फिर आप जब सुन रहे हैं मेरी बातों को तो आप भी ब्रीथ कर रहे हैं बट आपकी कोई खास कॉन्शियसनेस उस तरफ है नहीं, आपकी चेतना है, फिर आपका ध्यान एकदम आपकी सांसों पर नहीं है। बस इसी तरह से आपकी सांसें चलती रहे, नॉर्मल जो आपकी ब्रीथिंग है ये होती रहे, इसको रोकना नहीं। जब फाइनल पोस्चर में आप पहुंच जाएंगे अल्टीमेटली ये चलते रहना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपको नीज में पेन हो रहा है, अगर आपको घुटनों में दर्द, आपके घुटनों में अगर दर्द है, आपके एंकल्स में अगर पेन हो रहा है, तो फिर ऐसी पर्टिकुलर परिस्थिति में, या चोट लगी हुई है तो ऐसी पर्टिकुलर परिस्थिति में आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। इसको याद रखिएगा, आपने इसकी प्रैक्टिस कब नहीं करनी है, नीज में अगर पेन हो रहा हो और अगर आपके एंकल्स वगैरह जो हैं उसमें अगर आपको इंजरी वगैरह हो तब फिर आप इसकी प्रैक्टिस ना करें, ये प्रेफरेबल है। चलें आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बेनिफिट्स की बात, सबसे पहला बेनिफिट क्या है, अब ऑब्वियसली बात है, अगर इतना हम लोग बैलेंस बना रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, कुछ तो फायदा होगा। फायदा यह है कि इट इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स ऑफ नीज एंड एंकल्स एंड स्ट्रेंथन देम। पहली चीज क्या करता है, आपके नीज की फ्लेक्सिबिलिटी को, आपके जो नीज के जो जॉइंट्स वगैरह हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेंथन करता है। इंपॉर्टेंट बात है, इट इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द नीज एंड एंकल्स एंड स्ट्रेंथन देम। नीज और एंकल्स के जो जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करेगा, उसको इंक्रीज करेगा, एंड सबसे बड़ी बात उसको मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथन करता है। इट टोन्स अप द लेग मसल्स एंड रेजुविनेट्स द लिगामेंट्स आल्सो। दूसरा, आपके जो पैरों की मसल्स वगैरह उनकी बढ़िया टोनिंग होती है, वो बढ़िया शेप में रहते हैं, ठीक रहते हैं। प्लस आपके लिगामेंट्स वगैरह जो हैं वो भी एक तरीके से रेजुविनेट होना शुरू होते हैं, उनमें भी जो है एक तरीके की नई जान जो है आने लगती है, ज्यादा एफिशिएंसी वगैरह जो है उसमें आपको देखने के लिए मिलती है। तीसरा, अगर आपको र्यूमेटिक पेन वगैरह हो रहा है या फिर नमनेस की प्रॉब्लम आती है, अब एकदम से जो है डल हो जाता है, तो उस चीज में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है। आप ज्यादा एक्टिव अपने आप को महसूस करेंगे, उस तरीके की नमनेस फिर आपको इसका रेगुलर अभ्यास के बाद में नहीं दिखती जिस तरीके की आपको महसूस हो रही होती है। एंड सबसे बड़ी बात, इससे कंसंट्रेशन या इससे एकाग्रता इंप्रूव होती है। जो विद्यार्थी वर्ग है जिनकी दिक्कत यह है कि पढ़ते पढ़ते 10 साल पहले की कोई बात आ जाती है दिमाग में, अगर आप मुंह बंद कर सिर्फ मन से पढ़ रहे हैं तो, या फिर 15 साल बाद क्या हो सकता है उसकी फैंटासियां शुरू हो जाती हैं, मन एकदम वश में ही नहीं आ रहा, कहीं से कहीं कोई विचार चल रहा है। 1 मिनट के लिए आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, दूसरे ही सेकंड आप सुपरमैन फिल्म में जो है विलन बनकर या तो मार खा रहे हैं या फिर हीरो बन के जो है मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उसके बाद पता चला कि आप अब फिर कोई फैंटासी करने लगे, फिर आपका विचार कहीं और चला गया, 15 साल पुरानी कोई बात याद आ गई, 6 साल पुरानी कोई बात याद आ गई, 2 दिन पुरानी कोई बात याद आ गई, सुबह की कोई बात याद आ गई, अब आप दिमाग फोकस नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, जब आपकी एकाग्रता नहीं बन रही है, ऐसी परिस्थिति में ये जो आपका आसन है वृक्षासन काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है, आपकी एकाग्रता, आपके कंसंट्रेशन वगैरह को बढ़ाने में काफी ज्यादा इसका महत्व है, काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल साबित होता है। चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पादहस्तासन। पादहस्तासन को किस तरीके से किया जाता है अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इसके नाम की बात करेंगे तो पादहस्तासन में जो पाद शब्द है उसका मतलब होता है फीट्स, और हस्त मतलब हस्त जो शब्द है उसका मतलब होता है हैंड्स। तो पादहस्तासन का मतलब जो है वो हो जाएगा आपका टेकिंग पाम्स डाउन द फीट, यानी कि अपने हाथों को अपने फीट्स तक लेकर जाना जो है वो पादहस्तासन कहलाता है। अब ये बहुत बेनिफिशियल आसन होता है, इसके अपने बहुत एडवांटेजेस वगैरह हैं। सबसे पहले तो अब इसको किया कैसे जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके डूज एंड डोंट्स वगैरह के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अब इसमें क्या करना है, 2 फीट के आपके जो दोनों फीट्स वगैरह हैं 2 इंच के डिस्टेंस पर रखकर खड़े हो जाएं और धीरे धीरे सांसें लें, और सांसें लेते वक्त जो है धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ में उठाएं। स्ट्रेच द बॉडी फ्रॉम द वेस्ट। उसके बाद में आपकी बॉडी वगैरह जो है उसको स्ट्रेच करिएगा, अपना वेस्ट, आपका जो वेस्ट वगैरह है वहां से, और अल्टीमेटली उसके बाद में, क्योंकि इसको आपको नीचे की तरफ में लेकर जाना है, क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए इनहेल करना है। उसके बाद चाहें तो थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को इस तरीके से करके आप स्ट्रेच कर सकते हैं आपकी वेस्ट वगैरह के ऊपर से। इसके बाद में एक्सहेल करते हुए, सांसें छोड़ते हुए और आगे की तरफ में झुकते हुए आपको आगे की तरफ में जो है बेंड करना है, और तब तक बेंड करना है जब तक आपका ये पूरा का पूरा ऊपर का जो पोर्शन है, आपका जो ट्रंक है, ये ग्राउंड के साथ में पैरेलल नहीं हो जाता। आपका जो ये ट्रंक वगैरह का पोर्शन है ये ग्राउंड के साथ में आपका पैरेलल नहीं हो जाता, या फिर इसको इस तरह से बोल सकता हूं कि आपका जो अपर टॉर्सो है वो इस तरीके की पोजीशन में जो है नहीं आ जाता, आपके पैरों के साथ में ऑलमोस्ट वो पैरेलल नहीं लग जाता। तब तक जो है आपको इसकी आपको जो है आगे की तरफ में झुकते जाना है। एक्सहेल एंड बेंड फॉरवर्ड अंटिल द एंटायर पाम रेस्ट ऑन द ग्राउंड नियर द फीट। और साथ ही साथ अब आपको यहां पर अपने जो हाथ वगैरह हैं इनको ग्राउंड पर अगर हो सके तो टच कराना है। शुरू में हो सकता है आपके हाथ ग्राउंड तक ना जाए, ऐसी परिस्थिति में अपने आप पैर को जितना छू सकते हैं उतना जो है अपने पैर को छू के आप पकड़ के रखने की कोशिश करें। बाद में प्रैक्टिस से अभ्यास के साथ में धीरे धीरे आपके हाथ जो है ग्राउंड से लगने लगेंगे, तो फिर उनको फिर ग्राउंड से लगा कर रखना है। एंड और ग्राउंड से लगा के रखने का मतलब ही नहीं कि इधर उधर बहुत डिस्टेंस पर लेकर जाना है, अपने फीट के पास में ही जो है आपको अपने दोनों हाथों को ग्राउंड से लगाकर रखना है। अब ये जो फाइनल पोस्चर है ये 10 से 30 सेकंड तक आप मेंटेन करें, उसके बाद में फिर आप सांसें वगैरह जो है छोड़ते हुए नॉर्मल अपने पोस्चर में आके खड़े हो जाएं। ठीक है जी, इसका ध्यान रखना है। Now inhale, come up slowly to the vertical position and stretch the arms above the head. Exhale and slowly return to the starting position in the reverse order. Relax in the standing posture. तो वही बात यहाँ पे है कि अब आपने अल्टीमेटली ये जो पोस्चर ले लिया, इससे वापस आप नॉर्मल अपने पोस्चर में आए, हाथ नीचे करें और रिलैक्स करके खड़े हो जाएं। तो क्या क्या करना है इस पर्टिकुलर चीज में, आपको अपने हाथों को ऊपर की
तरफ में लेकर जाना है, थोड़ा अगर आप चाहो तो बॉडी को इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो। जब आप हाथ ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो तब आपने क्या करना है, आपने सांस अंदर लेनी है, और उसके बाद में फिर आपने क्या करना है, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिए, सांस अंदर ले ली, उसके बाद में अपने हाथों को या फिर अपने जो बॉडी है इसके ऊपर ये जो पोर्शन है इसको नीचे की तरफ में बेंड करते हुए अपने जो हाथ हैं ज़मीन से लगाना है, अपना जो ये सर है इसको अपने नीज वगैरह के बीच में जो है टच कराना है, अपने घुटनों के नीचे का जो पोर्शन जहाँ पे जाके आपका सर टकराएगा वहाँ पर आपके पैरों के बीच में इसको लगाना है। अब यहाँ पर जब आप ये कर रहे होते हैं, ये करते वक्त में आपको सांसें छोड़नी है, एक्सहेल करते हुए आपको फॉरवर्ड बेंड करना है और तब तक बेंड करना है जब तक आपका ट्रंक जो है वो पैरेलल नहीं हो जाता ग्राउंड के साथ में, या फिर इस तरह से बोलें कि आपका जो टॉर्सो का पोर्शन है वो आपके पैरों के साथ में पैरेलल नहीं आ जाता। शुरू में प्रैक्टिस में क्या होगा, हाथ नहीं लगते ज़मीन से, मगर वक्त के साथ में लगने लगेंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे शुरू में तो फिर पैरों को टच करने की कोशिश करिए जहां तक आपके हाथ पहुंच रहे हैं, और अल्टीमेटली उसके बाद में जब आपके इतना बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए कि आपके हाथ टच कर रहे हैं फीट आपके ज़मीन को, तो आपके जो फीट्स वगैरह हैं उसके पास में ही आपको ज़मीन पर टच करना है। और ये जो पॉस्चर आपका बनकर तैयार होता है इस तरीके से, इस पर्टिकुलर पॉस्चर को आपने 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड जितना आप मेंटेन कर सकें तब तक आपने, आधा मिनट 45 सेकेंड तक आप मेंटेन रखें। उसके बाद में फिर अपना आप फिर से जो है सांसें लेते हुए ऊपर की तरफ में आप आएँ, आपके हाथ अभी भी ऊपर रखें, उसके बाद हाथों को नीचे ले जाते हुए फिर एक्सहेल करें और उसके बाद में खड़े रहें, एक आध मिनट रिलैक्स कर लें। उसके बाद में अगर आप फिर से करना चाहते हैं तो रिपीट करें, और ये पॉस्चर आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, 10 बार, 15 बार, 20 बार जो है प्रेफरेबल होता है। अब जो पादहस्त आसन है इसमें करते वक्त आपके क्या डूज और क्या डोंट्स हैं इसके बारे में ज़रा बात करेंगे। बेंड फ्रॉम द लोअर बैक वाइल परफॉर्मिंग पादहासन या पादहस्त आसन, इसमें अब होता क्या है कि आप जब बेंड करेंगे तो आपका जो लोअर बैक है उतने को आपको बेंड करना है, यानी कि एक होता है कि मैं थोड़ा सा यूं झुक गया, ये सिर्फ आपकी अपर बेंडिंग है, आपका पूरा जो है यहां तक लास्ट जो आपकी गुड़िया है आपकी रीढ़ की हड्डी की, वहां से जो है आपको बेंड करते हुए नीचे की तरफ में जाना है। और ये जो बेंडिंग है फिर वही बात आ जाती है कि शुरू में सब लोग जो है एकदम पूरा इसको नहीं लगा पाएंगे, एकदम आइडियल लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जितना जिसकी क्षमता हो रही है आप उतना झुकने की कोशिश करिए, जितना आप झुक पा रहे हैं उस पर्टिकुलर पोस्चर में जो है आप अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करिए। अब फाइनल पोस्चर वगैरह जब आप बना लेंगे, फाइनल स्टेज में आएंगे, तो उस वक्त आपकी बैक में कोई हंच वगैरह, कहीं पे कोई स्ट्रेस वगैरह ना पड़े, इस बात का ध्यान रखें। अगर पड़ रहा है तो फिर वापस अपनी नॉर्मल पोस्चर में आओ और उसको लगातार रिपीट करते रहें, तब धीरे धीरे वो स्ट्रेस चला जाएगा। मगर अगर कोई हंच पड़ रहा है, कोई बैक में कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर आपने उस पर्टिकुलर पोस्चर को छोड़ देना है, एकदम से फिर वहाँ पर नहीं रुकना है। अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन इन केस ऑफ सीवियर बैक पेन। अब अगर आपके पीठ में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी भयंकर तकलीफ हो रही है, तो ऐसी पर्टिकुलर परिस्थिति में पहले उसका इलाज वगैरह करा, तब तक जो है आप इससे बचें या आसन वगैरह ना करें। तो ये जो है आपका पादहस्त आसन है। अब इसके बेनिफिट्स की बात करें, सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी जो स्पाइन है वो इससे बड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, प्लस इससे आपका डाइजेशन काफी अच्छे से इंप्रूव होता है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह की अगर समस्या हो रही है तो वो खत्म हो जाती है, अगर और इसके बाउल मूवमेंट्स वगैरह आपके ठीक रहते हैं, डाइजेशन वगैरह ठीक होता है, प्लस साथ ही साथ आपके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स वगैरह अगर कुछ हो रहे हैं लड़कियों को या महिलाओं बहनों को, तो उनको ये दिक्कत वगैरह जो है नहीं आती। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में जो भी इश्यूज वगैरह हैं वो सब रेगुलराइज हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है अगर आप ये पादहस्त आसन वगैरह लगातार प्रैक्टिस करते चले जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो हेड है और आपका जो हार्ट का रीजन है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन वगैरह ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा इंप्रूव होता है। एंड कहीं ना कहीं इसकी मदद से आपके जो अलग अलग ग्लैंड्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं। थायराइड हो गया, एंडोक्राइन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, ये बहुत अच्छी तरीके से स्टिमुलेट होते हैं और आपका जो भी ग्लैंड्स वगैरह का फंक्शन है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो ज्यादा बेटर होने लगता है और उसका असर फिर आपको आपके शरीर पर ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अर्ध चक्रासन की। अर्ध चक्रासन क्या होता है इसको समझेंगे और इसके फिर डूज कैसे किया जाता है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं वगैरह वगैरह, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। देखते हैं सर। अब जो नेक्स्ट अपना आसन है इसका नाम है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन का नाम अर्ध चक्रासन क्यों है पहले तो वो देखते हैं। संस्कृत की जो अपनी भाषा है उसमें अर्ध का मतलब होता है आधा और चक्र का मतलब होता है व्हील। तो अर्ध चक्र आसन का मतलब, या फिर ये जो आप आसन लगाते हो या फिर ये जो पोस्चर आप बनाते हो, इसमें क्योंकि आपका शरीर जो है वो एक आधे व्हील की तरह, एक आधे आपके चक्र को रिजेंबल करता है, हाफ व्हील या हाफ चक्र को रिजेंबल करता है, इसलिए इसका जो नाम है वो अर्ध चक्रासन जो है पड़ा हुआ है। अब अर्ध चक्रासन जब लगाया जाता है तो इसमें साधक जो है कुछ फाइनल पोस्चर कुछ उसका इस तरीके से बनता है, नॉर्मल रिलैक्सिंग पोजीशन में आने के पहले ये आपका फाइनल पोस्चर बनता है। अब कैसे जो है अर्ध चक्रासन को किया जाता है थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, देखते हैं इस चीज को।
तो सबसे पहले तो आपने जो है आपके ग्राउंड के ऊपर इरेक्ट खड़ा होना है और आपके जो दोनों फीट्स वगैरह हैं वो साथ में जुड़े होने चाहिए। आपके जो दोनों पैर हैं, अभी जो इसके पहले के आसनों में 2-2 इंचेस का गैप रख रहे थे वो यहाँ पर नहीं रखना है, आपको यहाँ पर अपने फीट्स वगैरह को एकदम जोड़ के रखना है। उसके बाद में कीप योर हैंड्स बाय द साइड, कीप योर एल्बोज पैरेलल टू ईच अदर। अब आपके जो दोनों हाथ हैं इनको आपके साइड पे पीछे की तरफ में रखना है और आपकी एल्बोज वगैरह जो है इनको पैरेलल रखना है एक दूसरे के, ठीक है जी। आपके जो दोनों हैंड्स वगैरह हैं इनको साइड पे रखना है और दोनों एल्बोज वगैरह को एक दूसरे के पैरेलल रखना है। इसके बाद में आप ब्रीथ करते हुए, इनहेल करते हुए जितना हो सके उतना ज्यादा आपको पीछे की तरफ में इस तरीके से बेंड करना है, ठीक। तो इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए, धीरे 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 सांस लेते हुए जितना आपके बस में हो उतना ज्यादा पीछे की तरफ में बेंड करें। और उसके बाद में अब ये जो पोस्चर वगैरह है इसको मेंटेन करने की कोशिश करें। आप इसको जितना हो सके उतना ज्यादा वक्त तक मेंटेन करें नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ में। अब आप चाहें तो आपके जो हाथ वगैरह इनको छोड़कर आप इस तरीके से पीछे इनको एकदम पूरा खुला भी छोड़ सकते हैं जैसे ये महिला ने किया है, या फिर अगर आप चाहें तो इसके पहले इन्होंने जिस तरीके से ये अपने हाथों को अपने हिप्स वगैरह के पोर्शन के ऊपर रखकर या फिर उसके ऊपर की तरफ में रखकर अपने आप को बैलेंस किया है, वैसे भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। द पॉइंट इज कि आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है जनरली रखकर लोग सपोर्ट करते हैं और आपको पीछे की तरफ में बेंड करना है। आप चाहो तो इसको हाथों को खोल भी सकते हो, डजंट मेक्स अ डिफरेंस। तो इस तरीके से जो है आपको अपना बैलेंस वगैरह बनाए बिना आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन रखते हुए इस तरीके का पोस्चर वगैरह रखना है। हाथ वगैरह अगर ऐसे नहीं खोलते बन रहे हैं तो आपकी जो वेस्ट वगैरह है या फिर आपके जो हिप्स वगैरह हैं यहाँ पर भी आप अपने हाथ वगैरह को रख सकते हैं अपना बैलेंस वगैरह मेंटेन करने के लिए। अब इसके बाद में ये जो पोस्चर है आप इसको मेंटेन करने की कोशिश करें और साथ ही साथ आपकी ब्रीथिंग वगैरह जो है उसको जितना हो सके उतने वक्त तक नॉर्मलाइज रखें। नॉर्मली आप इस पोस्चर को मेंटेन करते हुए जितनी सांसें ले सकते हैं लेते रहें। अब यहाँ पर एक बहुत देखने वाली बात यह है कि जब ये सारी की सारी प्रक्रिया चल रही हो तब आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, आपको आंखें बंद नहीं करनी होती इस आसन में। ध्यान रखिएगा इस बात का, जब आप अर्धचक्रासन लगा रहे होते हैं पूरा का पूरा जो प्रक्रिया होती है पीछे की तरफ तक में जो बेंड करना वगैरह सब होता है इसमें आंखें जो है पूरी तरीके से खोल के रखी जाती हैं। एंड उसके बाद में फिर आप वापस अपना जो है आपका इनहेल करते हुए धीरे 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 सांसें लेते हुए अल्टीमेटली फिर आप आगे की तरफ में आके खड़े हो जाएं और अपने नॉर्मल रिलैक्सिंग पोस्चर में आ जाएं। तो क्या करना है इसमें, अपने दोनों आपके जो फीट्स वगैरह हैं उनको साथ में जोड़ के रखना है और एकदम इरेक्ट खड़ा होना है ग्राउंड के ऊपर, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद में अपने हाथों को आप साइड में रख लें इस तरीके से, हिप्स वगैरह के ऊपर या फिर आपके वेस्ट वगैरह के ऊपर, या फिर इस तरीके से साइड में ऐसे भी रख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद आपके एल्बोज वगैरह को पैरेलल रखिए, धीरे धीरे अपनी सांसें लेते हुए आप पीछे की तरफ में जितना हो सके उतना ज़्यादा बेंड करें। बेंड करने के बाद में आपका जो ये पोस्चर है इसको मेंटेन करने की कोशिश करें नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ में, और अपना बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखें। बैलेंस को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देना है, बिगड़ने नहीं देना है। और इस पर्टिकुलर अब इनहेल करते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए आप फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लौट कर आएँ और स्टैंडिंग पोजीशन में फिर से आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया करते वक्त में जो डूज एंड डोंट्स हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो अपने को ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप पीछे की तरफ में झुक रहे हों या फिर जब आप झुक चुके हों आपकी आंखें पूरे वक्त में खुली रहनी चाहिए। अब आपको जो आपका जो फाइनल पोजीशन है जब आप उसे मेंटेन किए हुए हैं, चाहे आपके हाथ एकदम पीछे की तरफ इस तरीके से हों खुले हुए या फिर आपने यूँ रखे हुए हों यूँ रखे हुए, डजेंट मैटर, मगर इस पूरी प्रक्रिया में एक तो आंखें खुली होनी चाहिए और दूसरी बात आपकी सांसें वगैरह आपको लगातार लेकर रखना है। ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर पोस्चर में आप अपन चलेगा तो अपन सांसें रोक के बैठे हुए हैं 5 सेकंड 7 सेकंड तक, ऐसा नहीं करना है। इस पोस्चर में रहते हुए आपको सांसें लेनी है, सांसें छोड़नी है या फिर सांसें आपने रोक के बैठ गए वो नहीं है, आपने नॉर्मल जो आपकी ब्रीथिंग चल रही है वो चलनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये तो एक बात हुई डूज एंड डोंट्स में कि आपने आंखें खुली रखनी है और फाइनल पोजीशन में नॉर्मल आपकी ब्रीथिंग वगैरह मेंटेन रखनी है। इसके अलावा अगर वर्टिगो की प्रॉब्लम हो तो इसको मत करिएगा। वर्टिगो का अगर इशू आ रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसलिए इसको मत करिएगा। हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो तब भी आप इसे अवॉइड करें तो ठीक रहेगा। अगर बीपी वगैरह नॉर्मल नहीं है, बीपी वगैरह आपका ऊपर नीचे होता रहता है, हाई बीपी का इशू है तो फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको नीज बेंड नहीं करनी है। जैसे मैंने नीज बेंड करी वैसा हो गया, इस तरीके से आपको अपनी नीज वगैरह जो है उनको बेंड नहीं करना है। इसमें भी देख लिए इस पर्टिकुलर चीज में ये जितना आप जो है इस तरीके से जाएंगे यहाँ पर आपको नीज वगैरह बेंड नहीं करनी है। ये पोस्चर में नीज वगैरह बेंड ना करें तो ठीक रहेगा। यहाँ पे इनकी हल्की सी बेंड हो रही है मगर फिर भी इसको भी अगर अवॉइड किया जा सके तो बेटर है। नीज वगैरह बेंड नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये अगर आप ये पर्टिकुलर आसन करते हैं, अर्धचक्रासन वगैरह अगर आप करेंगे तो उसके क्या फायदे होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। द आसन गिव्स रिलैक्सेशन टू द, आपका जो ये पर्टिकुलर ये जो आसन है
इसके बेनिफिट्स क्या हैं? द आसन गिव्स रिलैक्सेशन टू द नेक एंड बैक मसल स्पेशली ऑफ द लोअर बैक। सबसे पहले क्या होता है, आपकी जो नेक की और आपकी जो बैक की मसल्स वगैरह हैं इसको काफी हद तक रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है। खास तौर पे आपका जो लोअर बैक है, आपका जो यहाँ अगर आप देखेंगे बैक में एक पर्टिकुलर पॉइंट तक उसके नीचे का आपका जो बैक वगैरह है, एकदम जो आपका जो बैक का लोअर पोर्शन वगैरह है, वहां पर खास तौर पर इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा, आपकी जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह है वो इंप्रूव होती है। कहीं ना कहीं आपका वेस्ट वगैरह के आसपास अगर फैट है तो एक तो वो रिमूव होने में आपको हेल्प मिलती है, प्लस उसके अलावा वो फैट वगैरह फिर वहां पर जनरली आता है नहीं। इसके अलावा हिप जॉइंट्स वगैरह के आसपास से स्टिफनेस वगैरह जो है वो जाती है, आपको एकदम बहुत ज्यादा जकड़न वगैरह महसूस नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है अकड़ गया है, काम नहीं कर रहा है, इस तरीके की चीजें। एंड आपकी ब्रीथिंग और आपकी लंग कैपेसिटी वगैरह जो है इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट वगैरह होता हुआ आपको यहां पर समझ में आएगा। तो ये सारे जो है इस पर्टिकुलर आसन के आपके बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। अब अगला आसन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट अपना आसन आता है वो आता है त्रिकोण आसन या त्रिकोणा आसना। इसके बारे में अपने को बातचीत करनी है। अब जो त्रिकोण आसन है इसमें त्रिकोण शब्द जो है इसका मतलब होता है ट्राइंगल। अब इसको त्रिकोण आसन इसलिए बोला जाता है, या फिर चलें इसमें जो त्रिकोण में भी जो त्रि है उसका मतलब होता है थ्री और कोण का मतलब होता है एंगल। तो त्रिकोण शब्द जो है वो पूरा बनता है आपका ट्राइंगल। और यहाँ पर क्योंकि ये आसन वगैरह आपका जो पूरा ट्रंक वगैरह है और आपके लिम्स वगैरह के बीच में फाइनली जिस तरीके का फाइनल पोस्चर बनता है उसके चलते एक ट्राइंगल जैसा शेप यहाँ पे बनकर तैयार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये जो ट्राइंगल जैसा शेप यहाँ पे बनकर तैयार हो रहा है इसके चलते इसको त्रिकोण आसन जो है बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रंक और आपकी लिम्स के बीच में फाइनल पोजीशन में या फाइनल पोस्चर में एक ट्राइंगल जैसी ट्राइंगल जो है बनकर आपको दिखता है या समझ में आता है कि एक त्रिकोण बन रहा है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है? प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपके जो दोनों पैर हैं आप उनके ऊपर एकदम बराबर वजन देते हुए खड़े हो जाइए और कम से कम 3 से 4 फीट का जो है डिस्टेंस आपको अपने दोनों पैरों के बीच में रखना है। ठीक है जी, दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का आपने डिस्टेंस रखा और दोनों के ऊपर बराबर का वजन देते हुए आप खड़े हो गए। इसके बाद में धीरे से आपने दोनों अपने हाथों को अपने कंधों के ऊपर जो है उठा लिया। स्लोली रेज बोथ द आर्म साइडवेज अप टू द शोल्डर लेवल। शोल्डर लेवल पर आपके कंधों के ऊपर जो है अपने दोनों हाथों को जो है उठा लिया। टर्न योर राइट फुट टुवर्ड्स द राइट साइड। अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ पे अब आपका जो सीधा वाला पैर है आपने उसको इस तरीके से मोड़ के थोड़ा सा ज्यादा जो है आपने उसको राइट साइड पे मोड़ दिया है। प्लस अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो फीट है वो सामने की तरफ है, मगर ये वाला फीट जो है उन्होंने उसको साइड की तरफ में मोड़ लिया है। तो जब आप अपने राइट वाले फुट को राइट साइड और ज्यादा मूव करेंगे तब वो इस फीट आपकी जो है ऐसे सामने की तरफ नहीं रहेगी, तब वो इस तरीके से साइड में आ जाएगी। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, आपके जो दोनों पैर वगैरह नॉर्मल खुले हुए थे, अब उसके बाद में आपने एक पैर को और ज्यादा जो है खोला है, मगर उसको सिर्फ खोला भर नहीं है, आपका जो आगे का पंजा है वो ऐसा ना रखकर सामने की तरफ में उसको ऐसे साइड से जो है रख दिया है। ये पोस्चर जो है आपने बना लिया। तो याद रखिएगा, पहले अपन ऐसे 2-3-4 फीट का डिस्टेंस बना के खड़े हुए, अब आपका जो सीधा वाला पैर है उसको आपने और ज्यादा खोल दिया है और ज्यादा आपने इसको इस तरह से जो है बेंड कर दिया, आपने और ज्यादा जो है इसको खोल दिया है। मगर जब आप इसे खोलेंगे तो सिर्फ इतना से ही नहीं करना है कि इसको सिर्फ आगे की तरफ आप स्ट्रेच कर रहे हैं, आपकी जो फीट है उसको ऐसे से इस पोस्चर में जो है आपको ऐसे से इस पोस्चर में आपको लेकर आना है। देख लीजिए, उल्टे वाले पैर का जो है पोस्चर अभी ऐसा है, सीधे वाले का इस तरीके से अपने फीट को इस तरह से मोड़ दिया। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि टर्न योर राइट फुट टुवर्ड्स द राइट साइड, एक्सेल स्लोली, बेंड द राइट साइड एंड प्लेस द राइट हैंड जस्ट बिहाइंड द राइट फुट। अब आपने करना यह है कि जब आपने इस तरीके से अपना जो पैर है इसको एक तरफ बेंड कर दिया है और आपका जो आगे की तरफ में पंजा होना था उसको इस तरीके से मोड़ दिया है, उसके बाद में अब आप ये करेंगे कि आपको धीरे से सांस छोड़नी है और छोड़ते हुए धीरे 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 आपने जो हाथ ऊपर की तरफ उठा रखे थे इसको अब अपने राइट हैंड साइड जो है आपको अपना राइट हैंड साइड आपको दोनों हाथों को बेंड करना है। ठीक, अपने दोनों हाथ आप राइट हैंड साइड बेंड करते चले जाएंगे। इसके बाद में आपका जब सीधा वाला जो हाथ है, जैसे अब अगर मैं इस तरह से अपने राइट हैंड साइड बेंड कर गया, उसके बाद में ऐसे यूं बेंड कर गया, अब जो सीधा वाला हाथ है इसको मुझे अपने पैर के निचले वाले पोर्शन के साथ में टच करना है। जैसे यहां पर ये जो साधक आपको टच करता हुआ समझ में आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से अपना पोस्चर बनाने के बाद में अपना सीधा वाला जो हाथ है अपने पैर के ऊपर आपको लगा के रखना है इस तरीके से, और उल्टा वाला हाथ जो है उसको एकदम सीधा ये आपका सीधे वाले हाथ के सीध में जो है खोल देना, एकदम ऊपर की तरफ
तक स्ट्रेच कर देना है, उसको एज इट इज रखना है। आपने हाथों को जो है यूं बेंड किया था, अब ये वाला हाथ जो है सीधा हाथ इस तरफ मुड़ गया और आपने अपने पैर को छू लिया, मगर उल्टा वाला जो हाथ है उसको एग्जैक्टली इस तरह से सीधा स्ट्रेच कर कर रखना है, क्योंकि अभी इसकी तरफ में देखना पड़ेगा, इसलिए इसको एकदम जो है इस तरीके से स्ट्रेच करके रखना है। द लेफ्ट आर्म इज स्ट्रेट अप इन लाइन विद द राइट आर्म, वही बात जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि आपका जो लेफ्ट आर्म है वो इन लाइन विद द राइट आर्म एकदम स्ट्रेट अप इस तरीके से है। उसके बाद में टर्न योर हेड एंड ग्रेज एट द टिप ऑफ द लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर। अब इस तरीके से जब आप अपने सीधे हाथ को अपने सीधे पैर पे लगा चुके हैं और आपका उल्टा वाला हाथ इस तरह से आगे है, तब आपको अपना सर ऊपर की तरफ में बेंड कर आपका टर्न कर उल्टे हाथ की जो मिडिल फिंगर है उसकी तरफ आपको नजर बना के रखनी है। आपका मिडिल फिंगर जो है वहां उस उल्टे हाथ की उसकी तरफ में आपको एकदम अपनी एकाग्रता बनाकर रखनी है। रिमेन इन द पोस्चर फॉर 10 to 30 सेकेंड्स विद नॉर्मल ब्रीथिंग। अब ये जो पोस्चर आपने पकड़ा है इसमें नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए आप 10 से 30 सेकंड तक रहने की कोशिश करें। एज यू इनहेल स्लोली कम डाउन, रिपीट इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब एक बार जब आप इसको इस तरीके से कर चुके हैं सीधे हाथ की तरफ से, तो फिर इसको आप उल्टे हाथ की तरफ से भी करें, और ये प्रैक्टिस वगैरह आप 2-4 बार 5 बार 10 बार जितना भी आपको ठीक लगे आप दोहरा सकते हैं। तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं। इसमें क्या किया जा रहा है, त्रिकोण आसन में आपने सबसे पहले अपने दोनों पैरों को 3 से 4 फीट के डिस्टेंस पर खोल दिया। इसके बाद में अगर आप सीधे वाले हाथ की तरफ उसके बाद में आपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ में उठा लिया शोल्डर के लेवल तक। अब आपने ये किया है कि अपना जो सीधा वाला पैर है या तो उसे या उल्टा वाला पैर, जनरली सीधे वाले के साथ में शुरू करते हैं, तो सीधे वाले पैर को आपने खोल के एक तरफ कर दिया है। जितना आपसे बेंड करते बन रहा था, सीधे वाले पैर को आपने बेंड कर दिया है एक तरफ। अब ये जो पैर है जब बेंड किया है तब बेंडिंग के साथ ही साथ आपने इसको, जैसे यहां पर आपका जो ये फीट है आपका सामने की तरफ में है, इसको आपने खोल दिया है और इस तरफ कर दिया इस तरीके से। अब जो दोनों हाथ आपने ऊपर की तरफ उठा रखे थे, सीधा पैर अगर आपने एक तरफ को बेंड कर दिया तो सीधे हाथ की तरफ में आप अपना पूरा टॉर्सो जो है बेंड कर देंगे, और अगर उल्टा वाला पैर आपने इस तरफ बेंड किया तो फिर आप उल्टे वाले की तरफ में अपना टॉर्सो बेंड कर देंगे। क्योंकि अभी हम सीधे वाले की बात कर रहे हैं ना, सीधे वाले पे फोकस दूं कि आपने इस तरह से अपना पैर खोल के अपने हाथों के साथ में अपना पूरा का पूरा टॉर्सो जो है इस तरह से मूव किया। अब सीधा हाथ जो है उससे अपना जो सीधा पैर है उसको टच किया और उल्टे हाथ को इस तरीके से ऊपर की तरफ में स्ट्रेच किया कि एकदम वो स्ट्रेट लाइन में बन गया है। इसके बाद में अब इस व्यक्ति को करना यह है कि अपना सर घुमा के उल्टे हाथ की जो मिडिल फिंगर है उसकी तरफ ये एक टक जो है देखेगा और ये पूरी पोस्चर में वो नॉर्मल ब्रीथिंग वगैरह करता रहेगा। अब क्योंकि यहां पर एक इस तरीके की पोस्चर बन गई है, इस तरह का पोस्चर बन गया है कि एक ट्राइंगल जैसा यहाँ पे बनता हुआ आपको दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग त्रिकोण आसन बोल देते हैं। मगर इस पोस्चर में रहते हुए अब ये हाथ यहाँ पे रखकर ये बंदा जो है आपका उल्टे हाथ की एक आपकी जो मिडिल फिंगर उसकी तरफ देखेगा। 10 से 30 सेकंड जितनी देर वो ये पोस्चर बना के रख सकता है उतनी देर वो ये पोस्चर बना के रखेगा। एंड उसके बाद में फिर वो नॉर्मल आपका नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपने सीधे वाले पैर के साथ में शुरू किया था तो फिर आप ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उल्टे वाले पैर के साथ में रिपीट करोगे, और ऐसा फिर आप जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या डूज है और क्या डोंट्स हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जब बेंड करना है तो आपको अपनी कमर से झुकना है। यह सिर्फ आपको अपने जो कंधे हैं उतने नहीं झुकाने की आप इतना से इस तरफ बेंड कर गए, नहीं, आपको आपकी वेस्ट से या फिर आपको अपनी कमर से जो है बेंड करना है। कीप द नी स्ट्रेट इन द फाइनल पोजीशन। अब जब ये फाइनल पोजीशन आपकी बनकर तैयार होगी उसमें आपकी जो नीज वगैरह हैं इनको आपको स्ट्रेट रखना है। ये नीज वगैरह जो है इनको आपको एकदम सीधा रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी नीज वगैरह जो है एकदम स्ट्रेट रहेंगी, इनको बेंड नहीं करना है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट है। अवॉइड बेंडिंग फॉरवर्ड व्हाइल बेंडिंग साइडवेज। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप साइड में इस तरीके से बेंड कर रहे हो तब आपको आगे की तरफ जो है बेंड नहीं करना है। साइड से देख लें, जब आप इस तरह से एक तरफ बेंड कर रहे हो साइड में तो आपको आगे की तरफ बेंड नहीं करना है, आपको पीछे की तरफ बेंड नहीं करना है, आपको साइड की तरफ में ही बेंड करना है। इस तरफ भी अगर आप बेंड कर रहे हैं तो आपको आगे या पीछे की तरफ में बेंड नहीं होना है। अगर बहुत ज्यादा बैक पेन वगैरह हो रहा हो तब फिर आपने इस तरीके के आसन को नहीं करना चाहिए, फिर उस केस में आपको यह आसन अवॉइड कर देना चाहिए। चलें, तो ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। हमेशा वेस्ट से बेंड करें, अपनी कमर से बेंड करिएगा, आपकी नीज वगैरह जो है आपके घुटने वगैरह एकदम स्ट्रेट रखिएगा। फाइनल पोजीशन में उनमें कोई बेंडिंग वगैरह लेकर मत आइएगा। साइडवेज में आपका जो है जब आप बेंड कर रहे हैं तब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से अगर हो सके तो बचें, जहां तक हो सके अवॉइड करें। और अगर बहुत बैक पेन है, बहुत तकलीफ है तो फिर इसको अवॉइड करें, फिर मत करिएगा। बेनिफिट्स वगैरह इसके जो होते हैं पहले इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो काफ मसल्स होती हैं, पैर के पीछे नीचे की तरफ की जो आपकी मसल्स वगैरह होती हैं, वहां पर आपकी थाइज वगैरह और आपका जो वेस्ट यानी कि आपकी कमर की जो मसल्स वगैरह हैं सब पर जो है काफी ज्यादा फायदा आपको इसका देखने को मिलता है, काफी ज्यादा मजबूती आपको प्रदान करता है।
इसके बाद में आपकी स्पाइन जो है उसको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है एंड इस प्रक्रिया में आप नोटिस करेंगे कि आपकी सांसें थोड़ा तेज चलने लगी हैं, उन पे इनफैक्ट आपको नियंत्रण भी जो है करना पड़ता है। जब नॉर्मल ब्रीथिंग वगैरह मेंटेन रखनी है आपका त्रिकोण आसन में, तो फिर आपकी सांसें तेज भी चल रही होंगी तो आप रिलैक्स रखोगे अपने आप को, उनको हावी नहीं होने दोगे। इससे होता क्या है कि आपकी लंग कैपेसिटी वगैरह बढ़ती है। इसके अलावा अगर फ्लैट फुट वगैरह की समस्या हो रही है तो वो फ्लैट फुट रिड्यूस होता है, प्रिवेंट होता है, बचते हो आप फ्लैट फुट से, एंड कहीं ना कहीं आपका फैट वगैरह जो है वो रिड्यूस होता है। अगर आपको काइफोसिस या फिर स्कोलियोसिस की बीमारी है, अगर आप इसके पेशेंट्स वगैरह हैं तो भी आप जो है इस तरीके की ये आसन कर सकते हैं, इसका आपको बेनिफिट वगैरह जो है देखने के लिए मिलता है। चलें नेक्स्ट आसन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट आसन है इसका नाम है पार्श्व कोण आसन। पार्श्व कोण आसन का में क्या किया जाता है, क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो भाई पार्श्व कोण आसन में जो पार्श्व शब्द है इसका मतलब होता है साइड या फिर फ्लैंक, और कोण का मतलब होता है एंगल। इसका मतलब ये कि इस आसन में आप एक साइड एंगल या फिर एक फ्लैंक एंगल बनाते हैं, या फिर यूं बोलूं कि आपका बॉडी जो है एक तरीके के लैटरल एंगल की पोजीशन में आ जाता है, इसलिए इस आसन को जो है पार्श्व कोण आसन जो है बोला जाता है। चलें अब क्या करना होता है इसमें देख लेते हैं। पहले नॉर्मली इस आसन में फाइनल पोजीशन में जो है आप इस तरीके के पोस्चर में पहुंच जाते हैं। आपका जो एक पैर और आपका ये हाथ है एकदम सीध में रहता है। मैं आप एक पैर और एक हाथ आपका पूरी तरीके से सीध में रहता है कुछ इस तरीके से। इसके बाद में आप इस हाथ की उंगली, तर्जनी उंगली वगैरह की तरफ जो है नज़र अपनी रखते हैं। इस वक्त में आपका जो ये पैर है कुछ इस तरीके से है, और आपका जो हाथ है या तो आप इसके ऊपर रख लें या फिर इसके साइड में जो है इस तरीके से आपने ग्राउंड पे इसको रखा होता है। ये जो है आपका फाइनल पोस्चर होता है। कैसे किया जाता है थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, मगर फाइनल पोस्चर पार्श्व कोण आसन में कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले तो आपको अपने इरेक्ट खड़ा होना है, एकदम आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद में इनहेल एंड स्प्रेड फीट अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 फीट अपार्ट। अब इसके बाद में आपको सांसें लेते हुए अपने पैरों को जो है 3 से 4 फीट के डिस्टेंस पर रखना है। रेज द आर्म साइडवे एट द शोल्डर लेवल। उसके बाद में अपने हाथों को उठाते हुए शोल्डर के लेवल तक आपको लेकर आना है, ठीक है जी। टर्न राइट फुट टू द राइट साइड एंड बेंड द नीज। अब इसके बाद में इसके पहले वाला जो अपना आसन था लगभग उस त्रिकोण आसन की तरह यहां पर भी करना है कि आपका जो सीधा यहां तक तो लगभग सारी चीजें सेम ही है। आपने 3-4 फीट के डिस्टेंस पे अपने पैरों को रखा हुआ है, हाथों को ऊपर उठाते हुए हवा अपना सांस वगैरह जो अंदर लिए वो सारी चीजें हैं। इसके बाद में आपने अपने सीधे वाले पैर को राइट हैंड साइड की तरफ में जो है टर्न किया है और अपनी नीज को बेंड कर दिया है। तो यहां तक तो अपन ने इसके पहले त्रिकोण आसन में भी किया था। इस तरीके से जो है आपने यहां तक जो है अपने पैर को जो है एक तरफ को लेकर आ गए। यहां तक त्रिकोण आसन की प्रोसेस वगैरह को आपने रिपीट किया है। इसके बाद में आपने अपनी जो नी वगैरह है उसको बेंड कर दिया है। वहां पर अपन ने नी बेंड नहीं करी थी, यहां पर अपन ने नी को बेंड कर दिया है। मतलब ये कि आप इस तरीके से खड़े हुए हैं, पैर को एक तरफ लेकर गए। त्रिकोण आसन में पैर एक तरफ लेकर गए थे मगर स्ट्रेट था। यहां पर बेंड करने के कारण आपकी हाइट, अब जैसे आपको मेरी हाइट और कम होती हुई दिख रही होगी, वजह यह है कि आपने जो है नी को और ज्यादा बेंड कर दिया है। वहां पर नी स्ट्रेट थी, यहां पर नी को बेंड कर दिया, और इतना बेंड कर दिया है कि आपका जो काफ है और आपकी जो थाइज है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल जो है लगभग बनकर तैयार हो रहा है। देख लीजिए, इसको अपन इनफैक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके पहले वाला जो अपना आसन था इसमें अपन ने नी को जो है स्ट्रेट रखा हुआ, अपना जो लेग वगैरह है इसको स्ट्रेट रखा हुआ था। अब यहां पर जो यहां तक सारी स्टेप्स सेम है। इसके बाद में क्या किया अपन ने, यहां पर क्या किया, जो नया वाला अपना आसन है पार्श्व आसन, यहां पर आपने नी को बेंड कर दिया है। कितना बेंड कर दिया है? इतना बेंड कर दिया है कि ये जो थाई है और ये जो काल्फ है इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा उस पोस्चर में। यहां पर तो कह रहे 180 का बन रहा है, मगर वहां पर जो है आपका ये आसन जो है इसमें यहां पर आपने ने इसको बेंड कर दिया और ये जो है आपका 90 डिग्री का एंगल यहां पर पार्श्व आसन में आपको बनता हुआ समझ में आ रहा है। एक बार जब आपका ये आसन वगैरह बन गया उसके बाद में एक्सहेल करना है, सांसें छोड़नी है, एंड बेंड फ्रॉम द वेस्ट टू द राइट साइड। अब इस तरीके से आप इस पोस्चर में आ गए, हाथ वगैरह आपने ऊपर उठा के रखे हुए हैं। अब आपको जो है बेंड करना है आपके राइट हैंड साइड, जिस तरफ आपने अपना पैर वगैरह जो है पैर वगैरह आपका बेंड किया है उस तरफ आपको बेंड करना है, एंड ब्रिंग द राइट आर्म डाउन। बेंड करने के बाद में आपका जो सीधा वाला हाथ है वो आपको नीचे की तरफ लेकर जाना है, जिस तरीके से इसने यहां पर किया। दोनों अपने हाथों को इसने बेंड किया, उसके बाद में आपका जो सीधा वाला हाथ है वो नीचे की तरफ में लेकर आ गया, है ना। बेंड द राइट आर्म डाउन, प्लेस द राइट पाम ऑन द फ्लोर बाय द इनर साइड ऑफ द राइट फुट। अब आपने क्या करना है, अब आपका जो ये सीधे हाथ का पाम है, ये वाला हिस्सा है, या तो आप उसको जो है साइड पे रखें, आपका जो पैर है उसके इनर वाले पोर्शन के यहाँ पे एकदम इसके सीध में जो है आप यहाँ पर जमीन पर रख दें। अगर बॉडी उतना नहीं झुक पा रही है कि जमीन पर रख सकें जैसे इस व्यक्ति के साथ है, तो फिर उसको आप अपने पैर के ऊपर भी रख सकते हैं। आपका जो
आपका जो पैर का, आपका जो पंजे का अपर पोर्शन है उसके ऊपर भी जो है आप इसको रख सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको रख दें। एक्सहेल एंड बेंड फ्रॉम द वेस्ट टू द राइट साइड एंड बेंड एंड ब्रिंग द राइट आर्म डाउन, प्लेस द राइट पाम ऑन द फ्लोर बाय द इनर साइड ऑफ द राइट फुट। तो इसके बाद में इन द फाइनल पोस्चर स्पाइन मस्ट बी केप्ट स्ट्रेट एंड द लेफ्ट फुट फ्लैट ऑन द फ्लोर, होल्ड द पोस्चर फॉर 30 सेकेंड्स एंड ब्रीथ नॉर्मली, इनहेल एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। इसमें एक चीज और है कि जब आपने ये अल्टीमेटली ये मुद्रा बना ली तो उसके बाद में आपका ये वाला हाथ जो है एकदम स्ट्रेट रखना है, और उसके बाद में फिर वही चीज कि आपने इसको तर्जनी को जो है आपको देखना है, बीच की उंगली वगैरह जो है उसको आपने देखना है। अब ये जो पोस्चर वगैरह बना के आपने रखा हुआ है 20-30 सेकंड जितनी देर आप इसमें रह सकते हैं रहें, और अपना जो ब्रीथिंग वगैरह है नॉर्मली करते रहें। ये आसन वगैरह इस तरीके से पकड़ के रखते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें क्या किया जा रहा है। आप 3 से 4 फीट के डिस्टेंस पे अपने पैरों पे खड़े हो गए। उसके बाद में आपने अपना जो राइट हैंड वाला राइट हैंड तरफ का जो पैर है, आपका जो राइट लेग है, उसको आपने एक तरफ बेंड कर दिया और उसी तरह से आपने जो है इसको खोल दिया, जैसे इसके पहले हम लोगों ने आपका त्रिकोण आसन में खोल रखा था। यहां तक तो आपका पूरी की पूरी प्रोसेस वही है। इसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि आपने बेंड किया है। कितना बेंड किया है? अपनी नी को आपने इतना बेंड किया है कि काल्फ और थाइस के बीच में 90 का एंगल बन गया। इसके बाद में आपके जो दोनों हाथ आपने ऊपर की तरफ उठा के रखे हुए थे उस तरफ आप बेंड करने लगे। बेंड करने के बाद में आपका जो हाथ है, सीधा हाथ जो है सीधे पैर के साथ में आपने इस तरीके से सीध में ले जाकर या तो उसके ऊपर रख दें, अगर बहुत नीचे तक बेंड करते नहीं बन रहा, और अगर करते बन रहा है तो फिर आपके पैर के साइड में रख दें। और जो दूसरा वाला हाथ है इसको एकदम आपका स्ट्रेट इस तरीके से रखें, और ऊपर की तरफ में जो है आपको उसकी आपका जो तर्जनी उंगली वगैरह है उस पर नजर बना के रखनी है। 20-30 सेकंड तक आप ये पोस्चर वगैरह मेंटेन रखें। उसके बाद में फिर से अपना नॉर्मल पोजीशन में आए, और उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ के साथ में आप जो है इस चीज को रिपीट कर सकते हैं। फिर से आप इनहेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन में वापस लौट कर आए। राइट हैंड साइड की तरफ जब आपने कर लिया तो फिर यही चीज अब आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में की पोजीशन से करनी है। इस तरीके से आपका जो पार्श्व कोणासन वगैरह है ये होकर तैयार ये पूरा होता है। इसको जितनी बार रिपीट करना चाहें कर सकते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, ये आसन करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो अगर आपको लेट से रात को सोने की समस्या हो रही, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही, तो उस वक्त ये आसन करने से बचना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि इससे एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा। और नींद ना आने, जब नींद नहीं आती है, आपने देखा होगा रात में जब आपको नींद नहीं आ रही होगी तब इतनी एनर्जी रहती है, तब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर जाएंगे, फिर तो उसके चक्कर में फिर काफी वक्त तक नींद नहीं आती। तो इस आसन से क्योंकि आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ता है, स्ट्रेचिंग अच्छी खासी हो जाती है, तो फिर नींद नहीं आ रही तो फिर वो और नहीं आएगी। इसलिए अगर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो रात के वक्त में सोने के घंटा 2 घंटा पहले तक आप इस आसन को करने से बचें। एक तो ये चीज। इसके अलावा जो डूज एंड डोंट्स हैं थोड़ा सा उसमें और बात कर लेते हैं। फाइनल जो इसकी पोजीशन बनकर तैयार हो रही है, द नीज ऑफ द बेंड लेग शुड बी इन द लाइन विद द हील। यहां पर आपकी जो फाइनल पोजीशन बनकर तैयार हुई है, जिसमें ये बंदा इस तरीके से खड़ा हुआ है, इसमें जो नीज है और आपका जो हैंड्स वगैरह हैं, हील्स वगैरह, आपकी जो नी है और आपका जो हील है वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ये आपकी नी हो गई, ये आपका यहाँ पर हील हो गया, दोनों के बीच में जो है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये बेंड इस तरह से बेंड ना हो कि दोनों आपका स्ट्रेट लाइन में ना है। तो एक तो ये बात हुई। फाइनल पोजीशन में जो नी है बेंड ऑफ द बेंट लेग शुड बी इन द लाइन विद द हील। अवॉइड फॉरवर्ड बेंड इन द फाइनल पोस्चर। वही बात इसमें भी है जो इसके पहले वाले में थी कि आप जब इस तरह से साइड बेंड कर रहे हैं तो आगे की तरफ में या पीछे की तरफ में अगर हो सके तो बेंड होने से अपने को बचना है। तीसरा, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बैक पेन है, अगर बहुत ज्यादा आपको अगर काफी ज्यादा दर्द रहता है कमर में, तो इसको अवॉइड करें। एंड फिर वही बात कि अगर इंसोम्निया का इशू है तो इसको करने से बचना चाहिए। एंड अगर आपके साथ एनर्जी हमेशा डाउन रहती है, एनर्जी लेवल डाउन रहता है, तो फिर इसको करें, जब भी आपको मौका लगे करें, इससे एनर्जी का लेवल जो है बढ़ जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को करने में आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, क्योंकि एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है बॉडी में ज्यादा ब्लड आपका सर्कुलेट हो रहा है, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। दूसरे शब्दों में आपके दिल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो आपकी हार्ट की मसल्स वगैरह जो है तो वो स्ट्रेंथन होती हैं। दूसरी चीज ये कि इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। कर देखिएगा, आपको आपके पेट के ऊपर एक कह सकते हैं स्ट्रेस बनता हुआ समझ में आएगा। आपका जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर एक स्ट्रेस बनता हुआ समझ में आएगा, पॉजिटिव स्ट्रेस है। उसके चलते आपका डाइजेशन वगैरह जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होता है, खाना आसानी से पचता है। इसके अलावा अगर आपका वेस्ट से लेके हिप्स वगैरह में, अगर कमर से लेके नीचे आपके हिप्स वगैरह तक में और थाइस वगैरह में अगर काफी ज्यादा फैट जमा है,
उसको काटने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। प्लस आपके बॉडी और माइंड के बीच में एक हार्मनी बढ़ाता है, आपके मन के और आपके शरीर के बीच में एक सामंजस्य, एक तालमेल, एक हार्मनी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप होती है। और कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं है कि शरीर कुछ और कर रहा है, दिमाग का कोई और स्टेट ऑफ माइंड है, दिमाग कुछ और करना चाह रहा है, शरीर उस पर्टिकुलर चीज के लिए तैयार अवस्था में नहीं है, इस तरीके की बात नहीं होगी। आपको आपके मन और आपके शरीर के बीच में या फिर आपके दिमाग और आपके शरीर के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन वगैरह होता हुआ समझ में आएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। So with this we come to end of today's session. आज का जो हमने आसनों की अपनी स्टडी शुरू करी है उसका पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें भी हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसके सेकंड पार्ट के साथ में जो वेरियस दूसरे आसन्स वगैरह हैं उनको डिस्कस वगैरह करेंगे, मगर वो सारी की सारी बातें नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सत्र है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये आसन समझ में आए होंगे एंड आई एम प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इन आसनों का कितना ज़्यादा फ़ायदा है एंड कहीं ना कहीं आप लोग शायद मोटिवेट हुए हों इनमें से कुछ आसन ट्राई करने के लिए। कुछ आसन वगैरह इसमें से बड़े आसान हैं, उनके बड़े अच्छे और बड़े पॉजिटिव इफेक्ट या इन्फ्लुएंसेस वगैरह पड़ते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक ये निवेदन रहेगा कि अगर हो सके तो आप इन आसनों की प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे योग को अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बनाएं, अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाएं। इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको देखने के लिए मिलेगा अपने पूरे के पूरे ज़िंदगी के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने सोच के ऊपर, अपने विचारों पर, अपने शरीर पर, अपने एटीट्यूड पर और अपने कंडक्ट पर, हर चीज़ के ऊपर योग एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देता है और कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेटर तरीके से एक बेहतर इंसान बनकर जी सकते हैं। तो जितना हो सके योग वगैरह को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाएं और रेगुलर इसको उस तरह से करें जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, उसमें हाँ या ना नहीं है, वो करना ही करना है। वो ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट है, आप उससे बच नहीं सकते। चाय वगैरह जनरली आप पीते हैं तो पीनी ही पीनी है। तो पॉइंट यह है उसी तरीके से योग करना ही करना है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपना दिन का निकालें, कोई भी एक सुटेबल टाइम, और उसमें योग वगैरह कर इसके बेनिफिट्स वगैरह लें। एक स्टूडेंट के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर योग आपको एलिवेट करता है और आप अपने अंदर ये फ़र्क कुछ दिनों में महसूस करेंगे। तो उसका जितना हो सके आपने को इसका बेनिफिट लेना है। चलें तो इसी नोट पर सेशन वगैरह को समाप्त करते हैं। अब समाप्त करने के पहले एक लास्ट बात आपको बतानी है कि जैसा कि मैंने आपको सेशन के शुरू में भी बताया कि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट लेकर आता है। मतलब ये कि यहाँ पर हम आपसे कभी ये नहीं बोलते कि आप हमारा कोर्स खरीद लें सिर्फ इतने इतने रुपए में और उसमें फिर इस तरीके का कोई कूपन कोड लगा दें तो उससे आपकी कीमत और कम हो जाएगी और आप इतने इतने रुपए में ले पाएंगे। हम ऐसी बात नहीं करते। हम ये बोलते हैं कि आप हमारा पूरा का पूरा कोर्स देखें एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा दिए बिना भी। तो अब ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको जो ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, इसको एक्सेस करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। सवाल पूछा जाता है कि किस किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, तो इसको एक्सेस करने के 3 तरीके हैं। या तो आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स के हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या फिर आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, या फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पर आप इसे पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है जी। तो 3 मोड्स हैं, इसमें से जो भी मोड आपको ठीक लगे उस पर्टिकुलर मोड से आप इसको एक्सेस कर लें और जितना चाहें उतना देखें, जब तक चाहें तब तक देखें, जो कंटेंट चाहें आप देख लें। सब कुछ आपके डिस्पोजल पर है पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका जितना हो सके उतना बेनिफिट उठाएं। अब जब यहाँ पर आप आते हैं, इनमें से किसी भी मोड की मदद से अगर आप हमारा कंटेंट वगैरह एक्सेस करते हैं तो आपको सबसे पहले तो CBSE क्लास 1 से लेके इनफैक्ट किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी आपकी वेरियस क्लासेस हैं, उनका सारा का सारा जो कंटेंट है एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। CBSE में इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। इसके अलावा आपके जो वेरियस स्टेट बोर्ड्स वगैरह हैं, उन स्टेट बोर्ड्स का कंटेंट भी आपको यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, CP बोर्ड हो गया, इस तरीके के जितने भी आपके बोर्ड वगैरह हैं उन सबका कंटेंट वगैरह भी जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ओलंपियाड के लिए बैठ रहे हैं, अगर आप CUET की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, इनका कंटेंट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट जो है आपको यहाँ पर इसका प्रोवाइड कराया जाता है। वो सारा का सारा कंटेंट जिसके लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, कई लोग अपने घरों से दूर जाकर भी रहते हैं, वो सब कुछ आपके डिस्पोजल पर, आपके मोबाइल फ़ोन पर, आपके टैबलेट पर, आपके PC पर, आपकी कन्वीनियंस एट योर कन्वीनियंस मौजूद है। तो इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं, देखें
इन्होंने, ग्रामर वगैरह में इश्यूज़ आ रहे हैं उसके भी लेक्चर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, देखिए इनको, जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी या कोई और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका भी कंटेंट आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिलेगा। तो जितना हो सके इससे उतना ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को ठीक करें, एंड ज्ञान जितना हो सके उतना लेते जाएं, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई इंपावरमेंट नहीं होता, ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, ज्ञान से बड़ा कोई सशक्तिकरण नहीं होता। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि आप किसी इंसान को एक मछली दे दीजिए और आप उसका पेट एक दिन के लिए भरेंगे, अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा दें तो वो ज़िंदगी भर फिर जो है भूखा नहीं रहेगा। तो यही बात है ज्ञान के साथ में कि अगर आप किसी को ज्ञान देते हैं तो बेसिकली आप उसको ज़िंदगी भर का एम्पावरमेंट दे रहे हैं, और वो उसके बाद अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही करेगा, उसके बाद में फिर वो गर्त में नहीं जाएगा, वो बुरा नहीं करेगा। तो जितना हो सके अपने आप को बेनिफिट करें, दूसरों को भी इस पर्टिकुलर वेंचर के बारे में बताएं। मैग्नेट ब्रेन्स ने जो ज्ञान शेयर करने की एक अलग जलाई हुई है, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जिन लोगों के बारे में आपको लगता है कि उन्हें नहीं पता है और उन्हें ज़रूरत है, उन तक इसके बारे में अपने इसके बारे में पहुँचाएँ, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। मैग्नेट ब्रेन्स के एम्बेसडर बने, खुद भी तरक्की के पथ पर आगे चलें, दूसरों को भी आगे लेकर चलें, देश को आगे लेकर चलें, एंड सबसे बड़ी बात, खुश रहें। तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, जय हिंद।